बिपरजॉय जो आ रहा है, महातूफान कितनी तबाही मचाएगा और सरकार कितनी अलर्ट है। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ मौके पर तैनात है, तमाम टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गुजरात और मुंबई और भी तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उसी के साथ अंतरिक्ष की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बनाकर भेजी है और जिसने उस तूफान को देखने के बाद यह कहा है कि भगवान सबकी रक्षा करे। और इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर एक एस्ट्रोनॉट ने इतनी बड़ी बात आखिर क्यों कही है, भगवान से सभी की रक्षा करने की प्रार्थना आखिर क्यों की गई है। क्या बिपरजॉय एक बेहद खतरनाक और बेहद ही विनाशकारी तूफान बनने वाला है। अभी तक जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यही है कि अभी तक 125 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। स्थिति बेहद भयावह है, लेकिन जब यह अपने शबाब पर होगा तो उस समय पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र से दो तस्वीरें दिखाते हैं कि स्थिति कैसी है। टू विन के जरिए तस्वीरें देखिएगा। पहली तस्वीर मुंबई के जुहू से और दूसरी तस्वीर मरीन ड्राइव से। लहरें उफान मार रही हैं दोनों ही तस्वीरों में और उसी के साथ ये तस्वीरें देखिएगा मरीन ड्राइव से। मरीन ड्राइव से ये तस्वीरें हैं जहां 2 से 3 मीटर तक लहरें उफान मारती हुई नजर आ रही हैं। वैसी तस्वीर जुहू से भी है जहां उफान मारती हुई तस्वीरें, लहरों के उफान मारने की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। अब ऐसे में लगभग 1 लाख लोगों को सरकार के द्वारा सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया है, यानी कि महाराष्ट्र से भी और गुजरात से भी अब सुरक्षित स्थान पर तो पहुंचा दिया गया, लेकिन इसके बाद सवाल जो बनते हैं वो ये कि आखिर ये कितना विनाशकारी होगा। आखिर अगर 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो फिर किस तरह की तबाही मचेगी। नुकसान का आकलन करना अभी मुश्किल है कि आखिर इस हवाओं से और इस तूफान से आखिर कितना नुकसान होगा। इस बात का आकलन करना अभी मुश्किल है, लेकिन नुकसान बेहद बड़े स्तर पर होगा, एक बड़े पैमाने पर होगा, इस बात को समझा जा सकता है। सोचेगा कि जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी तो उस समय पर पेड़, पुरानी बिल्डिंगें धराशायी हो गई होंगी। इसीलिए लगातार एनडीआरएफ की टीम तैनात है मौके पर और साथ ही जहां जहां खतरा है उन जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति इस तूफान के आने से पहले और की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिएगा। कच्छ से तस्वीर है, स्थिति वैसी ही है। मांडवी से तस्वीरें हैं, जामनगर से तस्वीरें हैं, वलसाड से तस्वीरें हैं। उफान मारती हुई समुद्र की लहरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और बीच में सेंटर में जो तस्वीर आपको दिख रही होगी यह तस्वीर अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीर है जो सुल्तान अल नियादी जो एस्ट्रोनॉट है संयुक्त अरब अमीरात के, और वही अंतरिक्ष यात्री ने इंटरनेशनल स्टेशन से यह तस्वीर भेजी है, यह वीडियो भेजा है और जिस वीडियो में इस तूफान की वास्तविकता नजर आती है कि किस तरह से भयावह यह तस्वीर है। अंतरिक्ष यात्री के द्वारा यानी कि सुल्तान अल नियादी के द्वारा जो अपने ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को जब शेयर किया गया उसके साथ जो पंक्तियां लिखी गई उन्होंने उसमें लिखते हुए कहा कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं जहां हम इस बिपरजॉय तूफान पर लगातार नजर रख रहे हैं। ऐसे में हम मौसम एक्सपर्ट्स की लगातार सहायता कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति हमें यहां से नजर आ रही है उनको देखकर यह कहा जा सकता है कि बेहद विनाशकारी ये तूफान होगा और साथ ही भगवान से प्रार्थना है कि वो सभी लोगों की रक्षा करे। और इसी पर कि आखिर ये तूफान जो महातूफान आने वाला है किस तरह से तबाही मचाएगा, इससे बचाव क्या किया जा सकता है, स्थिति और परिस्थितियां कैसे बनेंगी, इसी को लेकर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी हैं जो पर्यावरणविद हैं और साथ ही डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं जो वैज्ञानिक हैं और साथ ही हमारे साथ हमारी सहयोगी निशी भाटिया भी
न्यूज रूम से लाइव हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जो बताया जा रहा है कि अभी मौजूदा स्थिति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन जब ये अपने शबाब पर होगा तूफान, तो उस समय पर जो इसकी रफ्तार होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। किस तरह से भयावह, किस तरह से विनाशकारी होगा? देखिए राणा साहब, ये जो चक्रवात है, ये इसको कि हम साइक्लोन भी कहते हैं, और ये भयंकर है और अक्सर इस तरह के आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अटलांटिक ओशन में तो और ये एक सामान्य चीज है नहीं। इसमें जो उसके जो कारण है, खासकर जुलाई के महीने से लेकर अक्टूबर तक इनकी उत्पत्ति ज्यादा होती है, लेकिन इसका महत्व इस साल इसलिए अधिक हो गया है कि प्रशांत महासागर के विषुवत रेखा पर जो तापमान पूर्वी और पश्चिमी इलाके में हुआ करता है, उसके अंतर होने के कारण अल्लेनो नाम का प्रभाव आया हुआ है, जिसके कारण समुद्र की जो जलधाराएं हैं गर्म पानी की और ठंडे पानी की, उनकी कई जगह दिशाएं बदल गई हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो साइक्लोन उठा था वो धीरे धीरे अरब सागर में, यद्यपि अरब सागर में उत्तर की ओर बढ़ने वाले जो साइक्लोन होते हैं वो कम होते हैं, चक्रवात कम होते हैं, लेकिन आते तो रहे हैं, पुराना इतिहास है। पर इसका महत्व इसलिए अधिक ज्यादा है कि ये जो सीधा चला आ रहा है, इसने जो उत्तर की दिशा बदली है और उत्तर पश्चिम की तरफ ये मुड़ गया है, तो ये गुजरात के इलाके को चूमता हुआ सीधा पाकिस्तान के कराची में जाकर टकराने वाला है। जब ये लैंडफॉल करेगा, जहां टकराएगा जमीन से, तब इसकी घूर्णन गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है, और इसके कारण समुद्र की लहरें 4 से 4.5 मीटर ऊंची उठेंगी, जो कि समुद्र का पानी निचले इलाकों में भर जाएगा, जो भारी तबाही करेगा। तेज हवाओं के कारण कच्चे मकान, छतें और कमजोर स्ट्रक्चर है, पेड़ जो कमजोर है वो गिरेंगे। न केवल इतना गिरेंगे, बिजली तो खैर हो ही जाएगी, लेकिन जनहानि काफी होने की आशंका है। पर इस बार जनहानि इसलिए ज्यादा नहीं होगी कि समय के पूर्व मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी चेतावनी दे दी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। और इससे अगर देखा जाए तो दो तरह के इसमें नुकसान हुआ करते हैं। एक तो जनहानि होती है, दूसरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, और तीसरा इसमें नुकसान होता है जो पशु पक्षी हैं, वो निरीह पशु पक्षियों का ज्यादा नुकसान होता है। और इन सबसे बचाव का तरीका यही है, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल होता है। लेकिन दूरगामी अगर उसका इलाज देखा जाए तो इसका प्रभाव ये है कि इनसे बचने के लिए हमको समुद्र तट के किनारे किनारे एक लंबी योजना के तहत बरगद के वृक्ष लगाना चाहिए, जो काफी जमीन पे नीचे जाते हैं, क्योंकि जब ये बरगदों के वृक्षों से और पहाड़ों से या पठारों से टकराता है तो इसकी हवा की गति अपने आप कम हो जाती है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन समुद्र तट से टकराने के पहले इसकी घूर्णन गति इस पर निर्भर करती है। ये साइक्लोन 3 कैटेगरी का है, 4 का है, 5 का है। फिलहाल ये 3.5 और 4 के बीच में झूम रहा है, लेकिन निश्चित ही ये 4 से आगे बढ़ जाएगा। यही एक सबसे बड़ा चिंता का कारण है मौसम वैज्ञानिकों का। और निकट भविष्य में इस तरह के तूफानों को आने से कोई नहीं रोक सकता है, वो तो आएंगे। उनको कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में विज्ञान थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन जब भी आएंगे उनसे बचाव के हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। राणा जी, और इस समय हमारे एनडीआरएफ ने इसके बचाव के पूरे प्रयास कर रखे हैं, और हमारे सभी वैज्ञानिक, तंत्र अंतरिक्ष विज्ञान और सभी इस समय सतर्क हैं और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल राणा जी। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, जो स्थिति अभी बन रही है, अभी बताया जा रहा है कि लगभग 120 से 125 किलोमीटर दूर है जहां पर यह आकर टकराएगा तूफान, तो क्या स्थिति सुनामी जैसी भी बन सकती है? डॉक्टर सुशील, आवाज मिल रही है मेरी? निशी भाटिया, अभी जो ताजा अपडेट है बिपरजॉय को लेकर, वो क्या कुछ आ रही है अभी तक निकल कर?
चक्रवात तूफान अब तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है और जखाऊ तट से टकराने के लिए सिर्फ 130 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और जिससे कि एक बहुत बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वो जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे भारी नुकसान हो सकता है। और इस पूरे मामले को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है, जो लगातार राहत बचाव कार्य के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और इसके अलावा भी पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और जो तटीय क्षेत्रों के इलाके के आसपास जितने भी लोग बसे हुए थे उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया गया था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे थे जो वहां पर मौजूद थे जिनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिपरजॉय सामने आ रहा है तो इसके भी कई सारे जिसे कहेंगे डायरेक्शंस है और कई सारे इनको क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें सुपर साइक्लोन और जिसे कहेंगे स्पेशल साइक्लोन और उसके बाद सुपर वेव साइक्लोन, ये ऐसे तमाम जिसे कहेंगे उनको क्लासिफाइड कर दिया गया है। और जिसमें से सुपर साइक्लोन स्ट्रोम ये बिपरजॉय को कहा गया है जो अब गुजरात की ओर बढ़ रहा है। अब इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात से होते हुए सीधे पाकिस्तान की ओर जाएगा और पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, वहां पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है और ये पूरे देश में तबाही तो मचाने की पूरी आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा तटीय क्षेत्रों पर इसलिए ज्यादा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वहां से समुद्र से जो लहरें उठेंगी उसके तूफान से काफी सारे घरों पर नुकसान पहुंचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान पहुंचेगा और बिल्डिंग्स तक गिरने की आशंका जताई गई है और इसी के साथ पेड़ों को भी हानि पहुंच सकती है। लेकिन जिस तरीके से हालातों को देखा जा रहा है इन पर हालातों पर काबू पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन से लेकर सारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम पूरी तरह से तैनात है और इस पर राहत बचाव कार्य कर रही है। बिल्कुल डॉक्टर राम, क्या लगता है कि जिस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और अगर हिंदुस्तान में या फिर गुजरात और महाराष्ट्र में जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी और जो ये टकराएगा पाकिस्तान तक जाते जाते 200 किलोमीटर हो जाएंगी, सुनामी जैसी स्थिति बन सकती है? राणा जी, सुनामी जो बनती है उसका कारण अलग है। उसका कारण है जब कभी भी 6 या 6 से अधिक रिक्टर का भूकंप समुद्र के जल के नीचे तराई में आता है तो उससे जो शॉक वेव निकलती हैं, जिनको पी और एस वेव बोलते हैं, सरफेस वेव जो चलती हैं, उनके कारण पानी में जो कंपन चलती है, ध्वनि की जो तरंगे चलती हैं और ध्वनि की जो तरंगे चलती हैं जब सुनामी आती है तो जिस स्थान से चलती है वहां से जो तरंगे चलती हैं वो तरंगे तट तक नहीं आती है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वो देते जाते हैं और समुद्र की सतह से जब वो किनारे पर आते हैं तब लहरें बहुत ज्यादा उठ जाती हैं, जैसा कि इंडोनेशिया में कुछ साल पहले आया था, जिसके के प्रभाव के कारण भारत में भी लाखों लोग प्रभावित हुए थे, हजारों जानें चली गई थी। तो सुनामी एक अलग फिनोमिनन है और तूफान एक अलग एक तरह का ये इवेंट है और यह एक प्राकृतिक आपदा, क्योंकि इसका नुकसान होता है इसलिए कहते हैं, लेकिन ये वायुमंडलीय विकृति के कारण समुद्र में जब चक्रवाती हवाएं उत्पन्न होती हैं, ये हमेशा विषुवत रेखा के नीचे जो जल धाराएं होती हैं उनसे भी इनका संबंध जोड़ा गया है। और इस साल तो बड़ी स्पष्ट चीज है कि ये जो बिपरजॉय करके जो सुपर स्टॉर्म चला आ रहा है, चक्रवात चला आ रहा है, जिसको कि अमेरिका में हरिकेन भी कहते हैं, और इसको आने का कारण आज की स्थिति में हम सिर्फ ये कह सकते हैं यहाँ न्यूक्लियस डेवलप हो गया। इस साइक्लोन में एक आंख हुआ करती है जिसके चारों तरफ तेजी से घूर्णन गति से घूमता है। 2 तरह के होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये जो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तेजी के साथ, जैसे महाभारत में दिखाया गया था सुदर्शन चक्र जैसा चला आ रहा है, उसी तरह तेजी से चला आ रहा है। और इसके चपेट में जो भी आएगा, अगर वो उतना मजबूत नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तो निश्चित रूप से उसमें डैमेज होगा और जल भराव तो होगा ही निचले इलाकों में, उसके कारण फसलें भी खराब हो जाएंगी, उसके कारण कच्चे मकान भी गिर जाएंगे। और ज्यादातर इसमें जो पीड़ित होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, आम जनता होती है, और उनको सुरक्षित स्थानों पर तो पहुंचा दिया है, लेकिन जब ये तूफान चला जाएगा तो इसका पानी जब रिट्रीट होगा उससे वहां बीमारियां फैलेंगी, लोगों को पानी पीने का नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। यही कारण है एनडीआरएफ ने ये इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने यहाँ पर सब तरह के इंतजाम कर रखे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस बात में सक्षम है
कि जो कच्छ के इलाके में इसके कारण जो भयावह स्थिति होगी उससे हम अच्छी तरह से निपट लेंगे, हमारे यहाँ जनहानि नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर सुशील, हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुशील, बिपरजॉय जब तूफान आ रहा है और जिस तरह से इसकी स्पीड को भी बताया जा रहा है, लगभग कितने समय और लगेगा इसको टकराने में? देखिए, जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय वैज्ञानिक साहब ने बताया कि ये बिपरजॉय जो तूफान है ये बुरी तरह से हमें आपको प्रभावित करने जा रहा है। बिपरजॉय का मतलब अगर हम देखें बंगाली भाषा में आपदा होता है, और अगले जो लगभग 10 घंटे है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान ही यह तूफान जाके चूंकि गुजरात की जो सीमा है वो समुद्री कोस्टल एरिया वो सबसे ज्यादा समुद्र के साथ गुजरात की सीमा जुड़ी हुई है, तो वहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चूंकि अगर हम इसकी लंबाई के अनुसार देखें तो यह लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है गुजरात की सीमा। तो इतने बड़े चूंकि लंबी सीमा है तो निश्चित ही इसका प्रभाव भी ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हम और आपने देखा होगा कि यहाँ पर गुजरात में बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हुआ, विशेषकर कोस्टल एरिया में जो अलग अलग बंदरगाहें हैं। और जो आपने देखा होगा कि एक प्रकार की वेजिटेशन होती है जिसे कहते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। तो मैंग्रोव वेजिटेशन विशेषकर ये समुद्र के जो थपेड़े हैं या जो महाचक्रवात के थपेड़े हैं जो सुनामी या महाचक्रवात के दौरान देखने को मिलते हैं, इससे लोगों की सुरक्षा करते हैं, मतलब रिहायशी इलाकों को बचाते हैं। ये आधा किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। लेकिन जब विकास हुआ तो लोगों ने उस मैंग्रोव वेजिटेशन को खत्म कर दिया। अब उस मैंग्रोव वेजिटेशन के खत्म होने से ये जो प्रभाव है ये जैसा भी खत्म होगा, जब ये महाचक्रवात का पता चल पाएगा कि कितना इसका लोगों को दुष्प्रभाव मिला, कितना परेशान करके गया, लेकिन निश्चित ही लोग बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहे हैं। अब चूंकि ये सारी जो गतिविधियां होने जा रही हैं इसमें अरब सागर मुख्य रूप से उसी में ये हलचल ही देखने को मिल रही है। अरब सागर में आमतौर पर पहले इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं देखा जाता था, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा देखा जाता था। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो अरब सागर में जो ये देख रहे हैं, चाहे हम अभी देखिए कुछ वर्षों का अगर देखें तो पाकिस्तान, यमन और ओमान जैसे देशों में भी इसी प्रकार के शक्तिशाली समुद्री तूफान देखने को मिले हैं पिछले सालों में। इसके पीछे ये है कि जो हम आप इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने जल जंगल जमीन को बुरी तरह से प्रभावित किया। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने आसपास इतना पॉल्यूशन किया, ग्रीन हाउस गैस गिरे, उसकी वजह से धरती का तापमान 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और ये पानी का भी तापमान जो हम अरब सागर में देख रहे हैं इसका भी बढ़ा हुआ है। इसके कारण ये जो बढ़े हुए तापमान के कारण चक्रवात उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसे मिल रही है, और यही कारण है कि ये ऊर्जा हम इस चक्रवात के रूप में देख रहे हैं। और आगे आने वाले 8 से 10 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर रात के समय में ये हमें और आपको परेशान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निशी, बिल्कुल निशी, एनडीआरएफ लगातार अपना काम कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज रही है, इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट अभी तक मिल पा रहा है? जी, जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरी तरह से तैनात है, इसको लेकर आपको बता दें जिस तीव्रता के साथ ये चक्रवाती तूफान धीरे धीरे करके गुजरात की ओर बढ़ रहा है और उस रफ्तार को जिसे कहेंगे कि वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शाम 5 से 6 बजे के बीच ये चक्रवाती तूफान गुजरात के जखौ तट से टकरा जाएगा और उसके बाद कम से कम 5 से 10 घंटे ये वहां पर अपना असर छोड़ेगा। और इस पूरे आप समझ सकते हैं कि इस पूरे समय के बीच क्या कुछ भारी नुकसान हो जाएगा, जिसके बाद उस समय तो नुकसान होगा ही होगा, और उसके बाद जब ये असर अपना छोड़ जाएगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा तो उसके पीछे भी क्या कुछ भारी नुकसान होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार पूरी तरह से तैनात है और इसके लिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो तटीय क्षेत्रों के आसपास के इलाके में जितने भी घर बसे हुए थे उनको पूरी तरह से ढक दिया गया है और वहां से लोगों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।
है। और इसी के साथ जो भी वहां पर टूरिस्ट पहुंचे थे उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और सभी को घर में रहने की जिसे कहेंगे सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। और ज्यादा दिक्कत होती है तो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिसके तहत आप उन्हें कॉल कर सुरक्षा के से जुड़े जितने भी परेशानियां होंगी उनको आप अवेयर कर सकते हैं इस चीज को लेकर। और भी तमाम सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके अलावा अगर आपको बता दें कि गुजरात जो एक इलाका पड़ता है जखाऊ, वहां से जिस तरीके से टकराने का ये चक्रवाती तूफान दर्शा रहा है उसके बाद आप सोच सकते हैं कि उस तटीय इलाके पर जो लहरें ऊंची ऊंची उठने वाली, कम से कम आपको बता दें कि 5 से 6 फीट तक ये लहरें उठेंगी, जो कि आप सोच सकते हैं कि जिस तूफान की रफ्तार से वो हवा चलेगी उस हवा की रफ्तार में वो लहरें उठकर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी पूरा से तैयार है। और इसी के बाद आपको बता दें कि गुजरात तो इससे सफर होगा ही होगा, इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर के कई राज्य हैं जहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और तमाम देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जब ये तूफान गुजरात में तबाही मचा रहा होगा उसके अलावा बाकी राज्यों में भी इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। तेज हवाएं चल सकती हैं और तूफान भी चल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राम, इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है और लोगों को किस तरह से एहतियात अभी बरतना चाहिए, क्योंकि एनडीआरएफ अपनी जगह काम कर रहा है, सरकार अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन लोग किस तरह से अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख सकते हैं? देखिए, बहुत सरल चीज है। पहली चीज तो ये है कि इससे घबराना कतई नहीं चाहिए, इससे आतंक जैसी चीज नहीं फैलना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, फियर और टेरर नहीं लेना चाहिए। आम नागरिक को बचाने के लिए सरकार तैयार है, एनडीआरएफ तैयार है, एसडीआरएफ तैयार है और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हम स्वयं कर सकते हैं बशर्ते कि हम खतरे ना मोल लें। सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि बारिश होगी और पानी कितना तेजी से गिरेगा। करीब करीब 30 से लेकर 40 इंच पानी 1 घंटे में गिर सकता है और इसका असली प्रभाव जो पड़ेगा समुद्र तट से लेकर 50 किलोमीटर भीतर तक, तो इसका बहुत ज्यादा असर रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जहां तक दूसरे प्रांतों का सवाल है, गुजरात के कच्छ के इलाके में इसका अभी जो ट्रैक आ रहा है वो नजर आ रहा है। इसका ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में होगा। कराची, सिंध और बलूचिस्तान पूरी तरह से किनारे के यूं मान के चलिए कि करीब करीब 100 किलोमीटर का इलाका उनका पूरा तबाह हो जाएगा अगर आपके भवन, बहुमंजिले भवन प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं बनाए हैं, उनमें जो फैक्टर लिया जाता है विंड प्रेशर का वो अगर कम है तो वो मकान गिर जाएंगे। कच्चे मकानों में ज्यादा नुकसान होगा। और इससे फिलहाल जो बचने का एकमात्र तरीका ये है कि अपने पास जो है खाने का सामान रखें, पीने का पानी रखें, समुचित दवाइयों का इंतजाम रखें, क्योंकि इस समय हमको और कहीं से कोई सहायता नहीं मिल सकती है। बिजली गुल हो जाएगी, कर दी जाएगी अगर नहीं हुई है तो। और अंधेरे के लिए हमको टॉर्च का इंतजाम करना चाहिए और अपने साथ इस तरह की रोशनी रखें जिससे कि मकान में कहीं आग ना लग जाए, क्योंकि चीजें टकराएंगी तेजी से और अग्निशमक चीजें जितनी भी हुआ करती हैं जैसे गैस सिलेंडर वगैरह हैं और दूसरी चीजें हैं उनको संभाल के रखना पड़ेगा। तो एक सामान्य जो ट्रेनिंग एनडीआरएफ के लोग देते हैं नागरिकों को, उनमें ये महत्वपूर्ण है। बिजली के तार खंभे गिरेंगे इसलिए बिजली बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ नागरिकों को अपनी सुरक्षा स्वयं करने की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और दूरगामी तरीके तो वो हैं कि जिनसे कि हम पर्यावरण पर नियंत्रण कर सके। समुद्र के किनारे ऐसे बड़ी गहरी जड़ों वाले वृक्ष लगाएं और इससे कि भविष्य में अगर कभी ऐसा तूफान आए तो वो वहां आकर ठंडा पड़ जाए। और यही एक कारण है कि आज पहली चीज मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं हमारे नागरिकों को और संकट के आने वाले क्षेत्र के इलाके के सभी लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई आफत नहीं है, ये कहर नहीं है और इससे निपटना जूझने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, लेकिन नुकसान उस जगह ज्यादा होगा जहां लोग इसके लिए तैयार नहीं है। अगर हमारा कम्युनिकेशन लिंक ठीक नहीं है, इस समय हमको क्योंकि टेलीविजन बंद हो जाएंगे, बिजली नहीं रहेगी, इसलिए ट्रांजिस्टर और रेडियो अपने पास रखना चाहिए जिससे ताजा जानकारी मिल सके। उनके संपर्क में रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, मोबाइल की बैटरियों को पूरा चार्ज कर लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, आखिर इस ऐसे तूफान के आने का मुख्य कारण क्या कुछ है और भविष्य में ऐसे तूफान न आए उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
एकमात्र कारण हम सबकी एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियां हैं। हम आप इंसानों ने धरती पे इस प्रकार के परिवर्तन कर दिए हैं अपने भले के लिए कि हमने अपना तो भला किया, लेकिन दूसरी रूप से हमने अपने जीवन को ही संकट में डाल दिया। मिसाल के तौर पर हमने कुछ ऐसी गैसेस रिलीज की जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसके कारण न केवल धरती के वातावरण का तापमान बढ़ा बल्कि अरब सागर के पानी का भी तापमान बढ़ गया है। अब ये आमतौर पर अरब सागर का जो पानी का देखा जाता था वो ठंडा रहता था, लेकिन अब जो अध्ययन की जा रहा है उसमें तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गई। उसके कारण ये तमाम प्रकार की एनर्जी जनरेट होती है और वो महाचक्रवात के रूप में देखने को मिलती है। रही बात जो महाचक्रवात की, तो देखिए गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। तो गुजरात के लगभग सभी जिले हम और आप लोग शायद जानते, चाहे अहमदाबाद हो, भावनगर हो, सूरत, नवसारी, राजकोट से जूनागढ़, आनंद, भरूच या वलसाड, पोरबंदर से लेके मोरबी, देवभूमि, द्वारका सभी लगभग एक पली सदैव खतरे में रहते हैं, क्योंकि इनकी सीमा कहीं ना कहीं से समुद्र से जुड़ती है। तो अब ऐसी स्थिति में हम और आपको एक तो तत्कालिक ऐसे उपाय करने हैं जिनको कि अभी से हमें एक लेसन लेना है कि अपनी जीवनचर्या को ऐसा करें कि जिसके कारण हम न केवल अपना जीवन सुनिश्चित करें बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छी धरती दे सके। दूसरा ये है कि हम भविष्य के लिए अभी से प्रण कर लें और इस प्रकार के पेड़ पौधों का लगाएं, विशेषकर मैंग्रोव वेजिटेशन को बचाने का प्रयास करें, समुद्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, समुद्र के किनारे ज्यादा औद्योगिक विकास ना करें, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप जैसे मीडिया कर्मी, आप जैसे हीरो कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो समाज में इंफोडेमिक का जमाना है, तो सही जानकारी देने का प्रयास करें, रेडियो या हेम रेडियो का सहारा लें और इसके द्वारा अपना न केवल बचाव करें और लोगों को सही जानकारी देके लोगों में एक डर का जो माहौल व्याप्त हो गया है उसको दूर करने का प्रयास करें। आप देखिए गुजरात से लेके नई दिल्ली तक सारे सरकारी कर्मचारी, सारे सरकारी डिपार्टमेंट, सोशल वर्कर, आप मीडिया कर्मी, मैं और आप जैसे जागरूक लोग लगे हुए हैं, न केवल प्रयास कर रहे बल्कि एक कहते हैं कि अगर एक प्रकार से अच्छी विशेष की जाए तो वो भी कारगर होती है और लोगों के लिए प्रार्थना भी होगा कि ये कठिन समय से जल्द बिल्कुल डॉक्टर शेख, बिल्कुल लास्ट में निशी अपडेट बता दीजिए, तूफान को लेकर क्या कुछ है अभी? अपडेट यही है कि अब सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है ये तूफान और जल्द से जल्द 5 से 6 बजे के बीच में ये तूफान अब सीधे तट से टकराने वाला है और इसका असर रात के 10 बजे तक रहने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि इससे भारी नुकसान होने की बेहद आशंका जताई जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच चुका है और पूरे तूफान से जो भारी नुकसान होने वाला है इसकी आशंका भी पहले ही जता दी गई है और इसके लिए दिशा निर्देश भी घर में रहने वालों को दे दिए है कि आप अपने फर्नीचर्स को ढक लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए, घरों को पॉली बैग या फिर जो त्रिपाल जिसे कहते हैं प्लास्टिक बैग से ढक लीजिए, जिस तरीके से आपके घर को कोई नुकसान ना हो। और आसपास निर्देश आगे की बचाव राहत कार्यों के लिए भी दे दिए गए हैं कि आप अपने आसपास घरों के पेड़ उगाएं और ऐसा हो कि आप पेड़ के पीछे यानी कि लोगों को एहतियात बरतना होगा, इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी करती है और साथ ही लगातार ये एडवाइजरी जारी करती है कि आपको अपनी सुरक्षा भी करनी होगी। साथ ही एनडीआरएफ तैनात है जो लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सुशील आपका भी, डॉक्टर राम आपका भी और निशी भाटिया आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महातूफान महातबाही मचाने के लिए तैयार है और ऐसे में महज 120 से 130 किलोमीटर दूर है जहां यह आकर टकराएगा। अब ऐसे में गुजरात और साथ ही मुंबई या फिर कहीं कि महाराष्ट्र का और भी हिस्सा, साथ ही गोवा, दमनदीप, इन सभी जगह पर अलर्ट जारी है कि आप सभी को सतर्क रहना होगा। लोगों को यह भी कह दिया गया है कि आप अपने घरों को, अपने घर के सामान को तुरंत पॉली बैग से या फिर प्लास्टिक से उसको कवर कर लिया जाए ताकि नुकसान कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक नुकसान का आकलन लगाया नहीं जा सकता। लेकिन सोचिएगा कि जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है और इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी तो पुराने भवन, पेड़ और बड़े बड़े पेड़ सब उखड़कर धराशाही हो जाएंगे। इसलिए लगातार यह कहा जा रहा है कि अभी नुकसान को लेकर आकलन करना मुश्किल होगा, लेकिन स्थिति बेहद भयावह है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये तस्वीरें हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल की। वहां आसमान से उठता हुआ ये धुआं, मकान दुकान में लगी ये आग और आग से निकलती हुई लपटें चीर गई हैं हमारी चेतना को, अभिमान को, गुमान को। चेतना की हम जानते हैं मकान दुकान के मोल को, जानते हैं जीवन के अनमोल होने को। अभिमान इस बात का कि हम